शुरू करें। मैं आप लोगों को एक रिकवरी एजेंट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और हौसला देने वाला प्रसंग बता रहा हूँ। मार्च 2025 का समय था और क्वार्टर क्या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाले थे और मेरे पे लोन डिफॉल्ट के लिए रिकवरी एजेंटों के बहुत प्रेशर थे और नए नए मेरा लोन डिफॉल्ट ही हुए थे उस समय फरवरी और मार्च में। तो अचानक से मेरे 7 या 8 टोटल क्रेडिट कार्ड और लोन मिलाकर थे। तो मेरे ऊपर ये समझ लीजिए अब रिकवरी एजेंटों की पूरी बाढ़ आ गई थी मेरे पास, मेरी शॉप पर और मेरे घर पर। और मैं कुछ अंदर से बड़ा घबरा भी गया था और उस समय सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा ये था कि मैं सर के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं था। फिर आखिर में मैंने कुछ वीडियोस खंगाली यूट्यूब पे, फेसबुक पर, कुछ गूगल से पूछा, कुछ किताबें पलटी, कुछ अपने जो बैंकिंग में अपने यार दोस्त होते हैं या कोई रिलेटिव्स होते हैं उन लोगों से बात करी। तो उन लोगों ने जो मुझे एक निचोड़ बताया, वो निचोड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब जब रिकवरी एजेंट मेरे घर कार्यस्थल पर आया, सबसे पहले तो मैंने उसकी वीडियो बनाते हुए उसकी फोटोज ले ली, वीडियो रिकॉर्डिंग करी और सीधा कंपनी की मेल आईडी पर साक्ष्यों के साथ वीडियो अटैच करके, फोटोज अटैच करके शिकायत दर्ज कराई कि इस प्रकार से ये आपका रिकवरी एजेंट आया है, इसने मेरा लोन अकाउंट नंबर ये बताया है, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर ये बताया है और इसका नाम ये है। अब आप ये बताएं और अपनी रिकवरी गाइडलाइन मुझे दें, क्या आपने इसको ये अधिकार दिया है या आपकी जो वित्तीय संस्थान है उसकी रिकवरी गाइडलाइन में कहीं ये निर्देशित है कि इस प्रकार से मेरे घर और कार्यस्थल पर बिना मुझे 24 घंटे पहले सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से सूचित करके जब मेरे घर आएगा तो मुझे मतलब मेरे घर आने से पहले मुझे सूचित करेगा क्या? और सूचित करता भी है या नहीं भी करता है और आ जाता है अचानक से, तो क्या ये मुझे किसी प्रकार का धमका सकता है, डरा सकता है? तब आप लोग चौंक जाएंगे। हमने पहले भी उसकी सर के माध्यम से फेसबुक पेज पे वो पोस्ट पढ़वाई है। उसमें सीधा सीधा वित्तीय संस्थान ने मुझ पे आरोप लगाया है कि हमारा ये जो बंदा है ये एजेंट, रिकवरी एजेंट हमारा ही है, इसका ये नाम है, इसकी ये एम्प्लॉय आईडी है। उल्टा आपने इसको धमकाया है, आपने तुरंत 112 पुलिस बुलाई है और आपने रिकवरी में बाधा उत्पन्न की है। उसके स्क्रीनशॉट में दोबारा सर को भेज देता हूं, आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा, उनको समझिएगा, उसमें कितनी गहरी बातें लिखी हैं। मतलब कंपनी ने मेरे वाले सारे केस में अपने बंदे को अपना एजेंट माना है और मुझे आरोप प्रत्यारोप किए हैं कि आपने हमारे बंदे को धमकाया, गाली गलौज की, उसके साथ 112 बुलाई और रिकवरी होने में बाधा उत्पन्न की है। तो आप लोग भी एक जो लड़ाई है ना उसको रणनीति से लड़ें, बेवकूफी और पागलपन से नहीं लड़ें, समझदारी से, दिमाग से बात करें जो हम आपको अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। मेरे वाले केस में सीधा उल्टा हुआ, कंपनी ने मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो इसीलिए आपसे फिर कह रहे हैं कि एक सोच समझ के रणनीति के साथ बिना घबराए हौसला रख के इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसको कंपनी की ईमेल आईडी पे कंपनी को कॉल करके साक्ष्यों के साथ वीडियो अटैच करके, फोटोज अटैच करके शिकायत जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि कंपनी उसमें कभी भी ना नुकुर नहीं कर सकती है। अगर उसने आपका लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड की 4 डिजिट अगर उसने आपकी बताई है और उसने अपना नाम बताया है, भले वो सही हो या गलत हो, एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, बता रहा है नहीं बता रहा है, वो मैंडेटरी नहीं है। हमारा लोन अकाउंट नंबर, हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर, हमारा नाम, हमारे ऋण की बकाया राशि, हमारी ईएमआई अमाउंट अगर वो बता रहा है तो इट्स सफिशिएंट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट। और ये तभी संभव हो पाया जब मैंने उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी फोटोज आम कैमरे से नहीं ली है, जीपीएस कैमरा, जीपीएस वीडियो कैमरा से ऐप इंस्टॉल करके वो भेजी है।
जिसमें तारीख, एटीट्यूड, लैटिट्यूड, मेरे क्षेत्र का नाम लिखा आ रहा होता है, समय लिखा आ रहा होता है, जिसको कोई भी कानून, कोई भी चाहे कितनी बड़ा फन्नेगा हो, वो उसको झुटला नहीं सकता है। इसीलिए कंपनी को मेरे वाले केस में मेरी गलतियां निकालनी पड़ी और अपने आदमी को अपना मानना पड़ा कि वो उनका आदमी है। मैं फेसबुक, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डालता हूँ ये सब चीजें, जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि कंपनी ने मेरे वाले केस में अपने बंदे को अपना माना और मुझसे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो इससे आप लोगों को एक पढ़ने को एक नई चीज मिलेगी और आपके दिमाग में एक जो भ्रांति है ना कि कंपनी नहीं मानेगी, हमारा आदमी नहीं है, वो दूर होगी। ये तभी संभव हो पाया जब मैंने जीपीएस कैमरा और जीपीएस वीडियो से रिकॉर्डिंग की। तो आप लोग भी मोबाइल में जीपीएस कैमरा, जीपीएस वीडियो कैमरा डाउनलोड करें और उसका फायदा लें, अनुभव लें उसका। अब एक, अभी पीछे कोई आईडी थी कॉमेडियन करके, मैं नाम भूल गया, सॉरी। वो सर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि क्या तहसीलदार मेरा घर, मेरा दुकान 1 लाख रुपए के लिए जब्त कर सकता है? अरे भाई, तहसीलदार से ऊपर के अफसर बैठे हैं ना, उनकी अपील फाइल करो, हाई कोर्ट में अपील फाइल करो। भारत के संविधानिक, जो भारत का संविधान है, उस उसमें हर एक आम आदमी को ये अधिकार दिया है कि वो उस अधिकारी से, उस न्यायालय से, उच्च अधिकारी या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आप वहां अपील करिए, तहसीलदार के ऊपर डीएम होता है, डीएम की अपील कीजिए, डीएम से बात नहीं बनती है, कमिश्नर की मंडलायुक्त की अपील कीजिए, मंडलायुक्त से अपील नहीं बनती है, किसी फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर से बात करके हाई कोर्ट जाइए। समाधान तो तभी होगा जब हम फाइट करेंगे। हम अगर हार जाएंगे तो, या हम हार मान लेंगे, इसमें भी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हार मान जाना और हारना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। हारना एक अलग बात है और हार मान लेना एक अलग बात है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है, लड़ना है। इतिहास सिर्फ लड़ने वालों का लिखा जाता है, कलुए चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। हमेशा जिस अधिकारी से प्रॉब्लम है, उससे एक लेवल ऊपर वरिष्ठतम अधिकारी के पास आप अपनी शिकायत फाइल करिए, अपनी अपील फाइल करिए। अपने आसपास किसी लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और उसके अनुरूप कार्य करें। भारत एक संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है और जनता के हितार्थ, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सारे कानून बनाए गए हैं। कोई भी कानून हमारे शोषण के लिए नहीं बना है। लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने हितार्थ के लिए कर रहे हैं या अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। सोनाली जी कह रही हैं, सोनाली जी अगर आपको ये किसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, आप जीपीएस वीडियो से कैमरा बनाइए ना, जीपीएस वीडियो कैमरा से वीडियो बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? सर को भेजिए, वायरल होंगे। और कलकत्ता पुलिस तो वैसे भी बहुत होनहार पुलिस है, आप उनकी सहायता मांगिए। वहां भी तुरंत कोई नंबर है स्थानीय पुलिस का, डायल करिए, सीधा आएंगी। शर्म लिहाज सब भूल जाइए, किनारे पे रख दीजिए इसे। किसी प्रकार का भी हिचक ये मत, और न ही किसी प्रकार की ये समझिए कि हमारी बदनामी हो रही है। सबसे बड़ा काम इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को जिंदा रखना है और अपने मन में नेगेटिव, नकारात्मक विचारों का नहीं आने देना है।
निर्मल जी कह रहे हैं कि मैंने ईएमआई स्टॉप किया है, तो सही काम किया है क्या मैंने? क्योंकि आगे जाके फ्लैट मिलेगा कि नहीं कंफर्म नहीं है, एंड होम लोन मेरे ऊपर है। नीरज जी, इसमें इतना ध्यान रखिएगा, अगर सिक्योर्ड लोन है तो किसी कंसल्टेंट की, अपने स्थानीय कंसल्टेंट हो, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर हो, या जोशी जी हैं, उनसे राय मशवरा करके ही काम करिएगा। क्योंकि हम लोग सिक्योर्ड लोन में थोड़ा संशय रहता है कि क्या कार्रवाई हो जाए, क्योंकि उसमें आप लोग काफी हद तक पैसा दे भी चुके होते हैं, और इसमें कार्रवाई भी वित्तीय संस्थान फटाफट करते हैं, और कौड़ियों के भाव आपकी चीज को बेचने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसमें जागरूक रहें, होशियार रहें नीरज जी, लापरवाही बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब बोलिए ना, डॉक्टर साहब लिखिए, डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते समय। मैं मानता हूँ बजाज वालों की अत्यधिक कंप्लेंटें आ रही हैं, हर आदमी इनसे पीड़ित है। अब क्यों हम लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली की भी एक दो पार्टियों के फोन आए, जो हमारे भाई साथी जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन लिखा है सर, देख रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके ऊपर कौन सा क्वेश्चन लिखा है। मेरा भी सेम ऐसे ही किया था बजाज वालों ने। कोई तो आए, आशीष जी, कल एलएनटी का कोई तो आया था, वो बोला डॉक्टर साहब, मैं इसमें इतना कहूंगा, अपने जो भी मेरा अनुभव है, अगर कल कोई आपके पास वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से आया था, तो सबसे पहले तो आपको उसकी आईडी देखना थी, और उसके पास कोई लेटर वगैरह होगा, कोई ऑर्डर होता, तभी आप उसको फोटोज खींचने देते। बिना ऑर्डर देखे कोई भी, बिना एम्प्लॉय आईडी लिए, और बिना उससे उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त किए, आपको उसको फोटो नहीं निकालने देना था, भले ही आपको वहां पर स्थानीय पुलिस की सहायता लेते। डॉक्टर साहब, मेरी समझ से मैंने आपको अपनी समझ से बेस्ट जो ओपिनियन थी वो प्रोवाइड करी है, कि कल एलएनटी का कोई आया था, वो बोला वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, इंफॉर्मेशन लिया, नाम लिया, फोटो निकाल कर गया। अब ये क्या आया होगा आशु जी वेरिफिकेशन वाला, प्लीज गाइड। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आप जैसा जीनियस आदमी ने ऐसी गलती कर दी। कोई भी डिपार्टमेंट से आ रहा है, अरे भाई हमारा अधिकार है उसकी आईडी मांगना। कोर्ट भी ऑर्डर लेके घर में घुसती है, सर्च वारंट निकलता है, तब कोई घर में घुसता है। मैं भी कल को आपके घर में घुसा चलाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं फलाना डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे फोटो खींचनी दीजिए अपने घर की। कल को आपके घर में डकैती पड़ जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे आपको उसकी आईडी चेक करना है, आपको उसका ऑर्डर लेना था, भाई किसके ऑर्डर से तू फोटोज खींच रहा है? अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तत्काल पुलिस सहायता लें, पुलिस भी प्यारा कराएगी। जोशी जी सर, मैं एक्चुअली क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब ने ये लिखा है ऊपर जाकर कि कल कोई आदमी बंदा घर पे ऑफिस में आया, ये नहीं लिखा है कि घर पे आया, ऑफिस में आया, और बोला मैं वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और कुछ फोटोज वगैरह ली उसने, और इंफॉर्मेशन लिया, कुछ पूछताछ की होगी भैया से या डॉक्टर साहब से, और चला गया। वेरिफिकेशन के नाम से कोई डिपार्टमेंट होता ही नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको एम्प्लॉय आईडी मांगनी चाहिए थी, और ऑर्डर मांगनी चाहिए थी। कि यदि किसी कंपनी को कोई वेरिफिकेशन केवल लोन देते समय होता है, इसके बाद यहाँ तक कि सिक्योर्ड लोन के मैटर में भी यदि इनको कोई भौतिक निरीक्षण करना होता है, तो उसके लिए भी प्रावधान कानून में दिया हुआ है। उसके लिए बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है, कंपनी की ओर से कंपनी की परमिशन ली जाती है, और उसमें भी ऑर्डर होता है कोर्ट का। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कोई होता ही नहीं। एजेंसी वाला था जो लोन लेते समय
लोन दे दिया, बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन केवल और केवल एकमात्र जब आप कोई वाहन लोन लेते हैं, वाहन लोन के दौरान आपकी गाड़ी आपने छुपा ली, आप किस्त नहीं भर पा रहे, गाड़ी आपने खुर्द पुर्द कर दी है, गाड़ी आपने किसी को सेल आउट कर दी है, गाड़ी आपने भूमिगत कर ली है, ऐसी स्थिति में यदि बैंक एनबीएफसी उस गाड़ी के बारे में जानना चाहती है तो उसके लिए भी उनके गाड़ी का भौतिक निरीक्षण कराने के लिए उनको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और कोर्ट का ऑर्डर लेना होता है। बाकी किसी व्यक्ति को, किसी भी रिकवरी एजेंट, किसी भी एजेंसी को ऐसे मामलों के अंदर कोई वेरिफिकेशन का अधिकार प्राप्त नहीं है। सर मैं इसमें एक बार पूछना चाहूंगा, अगर कोई वेरिफिकेशन करने आया है और हम उससे वारंट कह रहा हूँ, हम उससे सर्च ऑर्डर ऑर्डर भी मांग सकते हैं या वेरिफिकेशन ऑर्डर भी मांग सकते हैं, और अगर वो ज्यादा चूक चपड़ तो करे तो क्या स्थानीय पुलिस की सहायता ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सत्यापन, यानी किसी चीज का सत्यापन करना है कि चीज वास्तविक है कि नहीं है। अब इस वेरिफिकेशन के लिए कई लोग लोन सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो लोन सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो बैंक कहती है आप एक काम कीजिए, या एनबीएफसी कहती है आप अपने स्टेटमेंट दीजिए, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो वहां पर भी मैं पार्टियों को कहता हूं आपकी इच्छा है देना नहीं देना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सिविल चेक करने का पूरा औजार, पूरी व्यवस्था मौजूद है, वहां से सब कुछ देख सकते हैं। हाँ, एक बात और बताओ, जो लोन आपके सीसी लोन है, यहाँ पर सीसी लोन में जैसे आपका स्टॉक मॉर्गेज है, अब स्टॉक मॉर्गेज में जब आप अपना स्टॉक पेश करते हो तो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, वो सीसी लोन के अंदर जरूर होता है। लेकिन उसके लिए भी बाकायदा उनको लेटर देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कर सकते हैं, बिना व्यक्ति की आज्ञा के नहीं कर सकते। जी बताएं, आगे बोलिए। सर इसमें क्या आप कहेंगे बाकी सदस्य जो सुन रहे हैं वो आगे क्या होशियारी रखें, क्या प्रिकॉशन रखें, जो इस प्रकार की कोई भी घर में घुसा चला आ रहा है और नहीं, वेरिफिकेशन एक्चुअली के क्या नाम होता है पे? मालूम है, रिकवरी एजेंट के नए नए चोचले होते हैं, ये चोचला मेरे सामने पहली बार आया। सर ये तो लोग तो कल को सेटलमेंट में भी अड़ंगा लगा सकते हैं कि इनके घर में, इनके ऑफिस में तो इतना माल मौजूद है, हम सेटलमेंट क्यों करें? नहीं, तो सेटलमेंट करना अपना अधिकार है ही नहीं ना। नहीं, सेटलमेंट तो अगर हमने उनको खुद सेटलमेंट की खुद को खुद एप्लीकेशन को दी है, करना। अगर सेटलमेंट की एप्लीकेशन दी है तब। हाँ, तो सीधी सी बात है, नहीं करे तो कई बार बात खत्म। अपने क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म। अपने जितना लेट होगा, भाई अपने तो, अपन विलफुल डिफॉल्टर है नहीं, अपने हालात हम्म। खराब है, हम परेशान है, आज नहीं कल होगा, जितना लेट होगा कम होगा, कम में हम्म। होगा। गरबा चालू है यूं कह रहे हैं सुधा मैम। हम्म। हाँ, सेटलमेंट के लिए एनबीएफसी मुझसे कंसर्ट लेटर मांग रही है। अब ये बात मैं आपकी जायज है, मैं इस बात को मानता हूं। तो कंसर्ट लेटर जब आपने, यदि हमारी सीधी बात नो बकवास पार्ट 12 देख के यदि आपने लेटर भेजा है तो आपने कंसर्ट ऑलरेडी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को मांगते हुए एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट बैंक सर्वर डाउन आ रहा है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, मैं काफी देर से आपका मैसेज देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया था। तो वेरिफिकेशन नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखें आप।
सर अब्दुल कादिर जी कह रहे हैं, सर जी मेरा 80,000 लोन रिकवरी वाले घर पर आ सकते हैं, कल ही प्राइम नोटिस भेजा हो। भैया वो तो 7 में 8वें दिन घर के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, फोन कॉल करना शुरू कर देंगे। सबको सबर है, इन एनबीएफसी को कोई सबर नहीं है। आप इनके चाहे 5 साल पुराने कस्टमर हो, 8 साल पुराने कस्टमर हो, चाहे 3 साल पुराने कस्टमर हो, चाहे 10 साल पुराने, आपकी किस्त बाउंस होने के चौथे, पांचवें, छठे दिन ये लोग फड़फड़ाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है ना, ऐसे ये लोग तड़पने लगते हैं। तो आएंगे जरूर 5वें 6ठे दिन से। और अगर बजाज वाले हैं, इनसे तो भगवान ही मालिक है इनका। तो इनकी तो ऑल ओवर इंडिया जितने लोगों के लोन है और जो जो भाइयों को बजाज वाले परेशान कर रहे हैं, सीधा जिले के कप्तान को जाके शिकायत करो, 3 कॉपी में शिकायत लेके जाओ और सीधा इनके ब्रांच मैनेजर का नाम लिखो और उनकी जो आप उसकी ब्रांच का पता है वो लिखो। ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट फाइल करें इसमें आप लोग। इनका एक ही इलाज है और कोई इलाज है ही नहीं। बस ध्यान रखो, हर चीज में वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और 5 सवाल है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सर सौरभ जी पूछ रहे हैं 3 किस्त बाउंस के बाद ही एनपीए होगा? इतनी जल्दी? कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है, कोई जी जरूरी जी नहीं है। जी आप मान लो 90 डेज हो गए, आपका लोन एनपीए हो गया, बाकी एनपीए में डालना कंपनी की मर्जी पे होती है, वो इतनी आसानी से एनपीए में डालती नहीं है। वो कोशिश करती है कि किसी तरह एक ईएमआई आ जाए, इसीलिए कहते हैं रिकवरी एजेंट, इस बार एक ईएमआई जमा करा दो, आने वाले 3 महीनों में सेटलमेंट करा दूंगा। तो उस जाते में नहीं आना। इलीगल फंडिंग तो कंप्लेंट करो, इलीगल फंडिंग तो करते रहेंगे ही, और उसका फायदा भी आपको उठाना है कंप्लेंट करके। एक डॉक्टर सोनाली साहब जी बार बार कह रही हैं। जी सर जी। डॉक्टर साहब कह रहे सब जगह कंप्लेंट किया तो भी इलीगल फंडिंग। सर ये बहुत ही फायदे वाली बात है कि ये इलीगल फंडिंग करते जा रहे हैं। इस महीने की आपने इसकी कंप्लेंट डाल दी, कंपनी ने सॉल्यूशन किया नहीं किया, 30 दिन बाद आपने आरबीआई भोपाल में कंप्लेंट कर दी, उसके बाद अगले महीने कर दी, अगले महीने फिर आपने कंपनी में कर दी, उसकी 1 महीने बाद फिर आरबीआई भोपाल में कंप्लेंट कर दी, 2 3 4 महीने में आपकी 3 4 कंप्लेंट हो गई। अब आपकी पेमेंट भी जमा हो गया अच्छा खासा, और कंप्लेंट भी आपकी चल रही है, सेटलमेंट बहुत मामूली अमाउंट में होगा फिर। सर इसमें थोड़ा सा गाइड कर दें, इतना सब कुछ हो रहा है तो हम क्या कंज्यूमर कोर्ट मूव नहीं कर सकते इस वाले केस में इलीगल फंडिंग में? सर शिकायत करने के बाद सर एक बैंकिंग बात लोकपाल को बताओ ना और मुझे, कंपनी को। एक बात बताओ मुझे, जी हम यह भी ना भूले, हम यह भी ना भूले कि हम क्या है। जैसे कल एक साथी ने मुझे कहा कि सर मुझे फर्जी सेटलमेंट लेटर देके मेरा पेमेंट ले लिया, मैं क्या पुलिस शिकायत कर सकता हूँ? मैं करने को सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको रिलीफ मिले, आप ऐसा काम करो। इलीगल फंडिंग कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रही है, बस उसके अच्छाई का लाभ आप लगातार कंप्लेंट करके उठाओ, मैं यही कहूंगा। ठीक सर, ठीक ठीक। मतलब हम कंज्यूमर कोर्ट मूव ना करें इस विषय में, बस कंपनी को मेल और फोन और आरबीआई लोकपाल को शिकायत करते रहे आफ्टर 30 डेज। बस, और जब तक कंप्लेंट चल रही है रिकवरी एजेंट पे अपने कोई बात ध्यान रखनी है, जब तक कंप्लेंट स्टैंड है रिकवरी एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती, बात खत्म। सर मुझसे कई दिनों से कुछ लोग जुड़े हैं, आपने जिनको मेरा रेफरेंस दिया है, उसमें से बहुत से लोग सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अब उनके लोन डिफॉल्ट कर गए हैं। अब उनको एक ही डर सताता है कि मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कंपनी या मेरी जो गवर्नमेंट जो भी उनकी क्या कह सकते हैं, जो उनका उनकी जो नौकरी देने वाली क्या कह सकते हैं सर, नौकरी देने वाली हाँ, जो भी इकाई है, डिपार्टमेंट है जो जो भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, क्या उनको इसलिए नौकरी से निकाल सकता है? सर, करीबन 300 से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट अपने साथ जुड़े हुए, जी और आज भी मैंने लाइव में कहा कि 6 गवर्नमेंट सर्वेंट के आज लोन सेटलमेंट हुए। रही बात नौकरी कब जाती है, जब अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहा,
तो फिर उसका बना पुलिस रिकॉर्ड। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारा लोन डिफॉल्ट है तो सजा किसमें होती है? BNS 316, 318, सेक्शन 25, 130। लेकिन जब भी ये कानूनी कार्रवाई होती है तब अपने को पहले नोटिस आएगा, हमको नोटिस का जवाब देना है, प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा, प्री कॉग्निजेंस पे आपत्ति लेनी है, आपत्ति ली, हाई कोर्ट में रिवीजन टेक दी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर निचली कोर्ट ने सजा दे भी दी तो तुरंत ऊपर अपील होती है। और आज तक किसका केस आज तक चला है जिसमें 316, 318 में सजा हुई है या फिर सेक्शन 25 में सजा हुई है? अगर ऐसा होता तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लोन सेटलमेंट नहीं होते, जो अपने कई साथियों के हुए। आप याद करें कि अभी अभी नहीं जुड़ रहे हैं, पिछले आज से हम 6-8 महीने पहले की लाइफ को याद करें तो हमारे कमेंट्स के अंदर एक वर्ड आता था, जय हिंद आता था। वो 5 जी साथी हुआ करते थे, पांचों के सारे लोन निपट गए, कोई तनाव नहीं है। और एक बात कहूं ना, सरकारी नौकरी, अरे सरकार खुद कर्जे में, तो ये तनाव लेने वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अद्योग अद्योग आपका नाम ही आईडी अलग ही है, अद्योरप्पा जी। इन चीजों का तनाव नहीं करें, अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल करते रहो। कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई सेलेक्ट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से कोई आदमी होम विजिट, कोई भी घर पे कलेक्शन के लिए आ गया, वो कोई भी हो, वो कलेक्शन एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, उसके पास डीआरए होना चाहिए। डीआरए मैंडेटरी। और एक बात कहूं, डीआरए होता भी है लेकिन ये दिखाते नहीं है। तो सर, एक लंबा टाइम लाइव चला बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सो मच।